के समय में सांस्कृतिक और राजतंत्रिक थी और इसीलिए तीसरे अंतिम हिस्से में पत्नी की फटकार पर भोग से विरक्त होकर राम के प्रति उन्मुख होने की बात अभिव्यक्त हुई है। इस प्रकार तुलसीदास रचना जो पद्यात्मक आख्यान है वो 3 भागों में विभाजित हम उसे कर सकते हैं और समालोचक कई अलग अलग अपने मतों के अनुसार उसे अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी अपनी स्थिति में कविता को रखते हैं। किसी ने उसको 2 अध्याय में विभाजित किया है, किसी ने उसको 3 अध्याय में विभाजित किया है। कुल मिलाकर जितने भी अध्याय हो, विभाग हो, परंतु पौराणिक आधार है और तत्कालीन स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं उस स्थिति का वर्णन करना चाहूँगी। भारत के नभ का प्रभापुर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्त तुर्य दिगमंडल। चारों दिशाओं में छाया हुआ अंधकार जो है वो अस्तमित हो जाए, अस्त हो जाए। उनके आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण शतदल। इन शब्दों में कवि ने तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति की वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, जो हमारे समाज की, देश की धरोहर मानी जाती है, उसी वर्ण व्यवस्था को, उसी समाज व्यवस्था को गिरते हुए, विघटित होते हुए देखा है। और इसी के प्रभाव स्वरूप निराला जी ने जो वर्णन किया है उसमें कि ब्राह्मण चाटुकारी हो गए थे। ब्राह्मण कभी चाटुकारी हो ही नहीं सकते। क्षत्रिय अपना धर्म भूलकर केवल विलासिता में राच रहे थे। तो ये सारी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत सामान्य जन भूख से आक्रांत था, पीड़ित था और राजतंत्र में शकों और हुणों ने एवं मुसलमान और मुगलों ने ऐसा भय प्रसारित किया था कि देसी राजा मात्र उनके भय से आक्रांत हो गए थे। ऐसे समय में तुलसीदास का जन्म कहाँ होता है? यमुना तट पर स्थित राजपुर गांव में, और वहीं पर उनका बाल्य जीवन व्यतीत होता है। लेकिन तुलसीदास बचपन से ही मेधावी बुद्धि के चरित्र के रूप में, व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मेधावी बुद्धि के कारण मित्रों और संगियों के साथ वो हमेशा रहते थे। उनके संगों में मित्रों को अपनी बात कहकर ज्ञान दान और चिंतन बिखेरते थे। निसर्ग में विहार करते हुए जड़ प्रकृति से सांकेतिक भाषा में वे संवाद करते थे। मैंने अभी अभी कहा, मित्रों के साथ वो उपवन में विचरण करने के लिए निकले। जब प्रकृति से सांकेतिक भाषा में संवाद, ये निराला की एक विशेषता रही है। उन्होंने अपनी पीड़ा को प्रकृति के साथ तादात्म्यित करके जो अपनी अभिव्यक्ति की है, वही तुलसीदास के चरित्र में भी निर्वहित हुई है। चिंतन परिपुष्ट होता है। देश के सांस्कृतिक राजनीतिक पतन का चित्र कवि की छायावादी प्रवृत्ति को उजागर करता है। इस प्रकार तुलसीदास के चरित्र के विविध पहलू जो है उसको रखते हुए निराला जी ने अपनी विचारधारा को वहाँ प्रस्थापित करने का यत्न किया है। पंक्तियाँ हैं, कहता प्रति जड़ जंगम जीवन, भूले थे अब तक बंधु प्रमन, यह हताश्वास मन भार श्वास भर बहता। तो इस प्रकार उसके मन में प्रकृति के द्वारा चिंतन की जो प्रेरणा उसे मिली है, उसके कारण वो अपने चरित्र को और निखारते हैं। पर ज्ञानालोक की ओर से फिर उसे अपनी प्रिय सुरूपा पत्नी
रत्नावली की याद आती है, उसका प्रेम सबर मोहबाश जिससे वो कभी मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए उपवन से विहार करके जब वो अपनी पत्नी की याद में घर लौटते हैं तो प्रकृति में खोया हुआ तुलसीदास रत्नावली में प्रकृति को समेटकर विहार और भ्रमण से मित्रों के साथ लौट आता है। तब घर का परिवेश वातावरण देखकर उसका मन जो है वो थोड़ा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसका मन आहत हो जाता है। कहीं भी पूरे घर में उसे अपनी प्रिय प्राण प्रियतमा कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन जब वो विचरण करने के लिए गए थे तब रत्नावली अपने भाई उसे लिवा लेने आए थे, उसके साथ वो मायके चली गई होती है। तुलसीदास इस वियोग की क्षणों को सह नहीं पाते। उसका शरीर और मन और रुए रुए उद्वेलित हो जाता है कि जो कल्पना करके मोहपाश में वो आए थे, यहाँ पर तो चारों ओर शून्यावकाश और रिक्तता, और ये वियोग की क्षणों को वो सह नहीं पाते। न सह पाने के कारण, अत्यंत उद्विग्न हो जाने के कारण तीव्र उसका जो धैर्य टूट रहा है, उसके परिणाम स्वरूप वो सीधे ही ससुराल पहुंच जाते हैं। इस प्रकार रत्नावली के मायके पहुंचने में, तुलसीदास जब रत्नावली के मायके में पहुंचते हैं, रत्नावली उन्हें देखकर झुंझला उठती है। झुंझला उठने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही तुलसीदास को अपने मायके में इतने उद्विग्न और हताहत होते हुए आए हुए देखकर वो झुंझला उठना क्षणिक था, सहज था। क्या इतना समय भी आप मुझसे दूर नहीं रह पाए? ये उनका कहने का एक संकेतात्मक तात्पर्य था। और इतने कम समय में तुलसीदास जैसे भागे भागे मायके में पहुँचे, उसे देखकर जितने संगी साथी सखियाँ भाभियाँ सारे मीठे मीठे ताने कसने लगे। और ये ताने सुनने की उसमें शक्ति नहीं थी। शक्ति तो थी, नहीं थी उस अर्थ में कि अपने पति ने जो उद्विग्नता के कारण ये अधीरता से कदम भरा है, ये स्तुत्य नहीं है, ये उनका मानना था। और ये तानों के कारण वो सुन लेती है, कुछ नहीं कर पाती, विवश हो जाती है और अंततः क्षोभित होकर तुलसी को तीव्र शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहती है। ये निराला जी की पंक्तियां हैं। दिख आए तुम यो अनाहुत, दो दिया कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए, हो बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हाड़ जाम। कितनी क्षुल्लक बात रत्नावली बहुत सहजता से, मार्मिक रूप से हमें देखने में क्षुल्लक लगती है, परंतु बहुत गर्भित अर्थ उसमें समाया हुआ है कि एक नश्वर शरीर को आप लोलुपता की नज़र से देखकर इतनी तीव्र और अतीव कामेच्छा के कारण आप मुझे न देखने के कारण दौड़े चले आए। क्या आपकी रति केवल इस हाड़चाम में है, इस काम इच्छा में है, इस काम सुख में है? इतनी कठिन शब्दों में भर्त्सना करती है। तो कवि यहाँ पर सामान्य रूप से ये जताना चाहते हैं कि तुलसीदास को ही नहीं, लगता है साहित्य और संस्कृति की समस्त रीतिकालीन परंपरा को यहाँ इस विधान के माध्यम से, रत्नावली के इस शब्दों के माध्यम से तिरस्कृत किया गया है। मध्यकालीन नारी का नायिका भेद वाला रूप यहाँ पर जलकर
भस्म हो गया है। हम देखते हैं, ये तो 38 की रचना है। जब इतनी नारी सशक्त जरूर थी पर सहनशील थी, बोल्ड होकर आज 21वीं सदी की नारी की भांति रत्नावली जिस प्रकार तुलसीदास को सुना देते हैं, कह देते हैं कि हाड़ चाम में रुचि रखकर कामेच्छा रखते हुए आप पागलों की भांति चले आए, दौड़े आए, ये तत्युगीन नारी की विचारधारा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन रखा है निराला जी ने। तो इस प्रकार पत्नी धिक्कार से उसकी चेतना कर्मवादक संकल्प में बदल जाती है। कर्मवादक शब्द हालांकि बहुत बड़ा है। मनुष्य मात्र जन्म के उपरांत कर्म में डूबता ही है और प्रतिपल कर्म करता ही रहता है, लेकिन यहाँ कर्मवाद तो गीता का भी प्रभाव यहाँ पर परिलक्षित हमें होता है। अब तुलसीदास को संसार जड़ नहीं परंतु ज्ञान स्वरूप लगने लगता है। आमतौर पर हम देखते हैं, जब कोमल हृदय का कोई व्यक्ति आहत हो जाता है, उसके मन में बहुत दिव्य अनुराग पत्नी के प्रति था और इसीलिए वह उस पत्नी को देखे बिना बेचैन हो उठे थे, बेबाक हो उठे थे और इसीलिए वह वहाँ दौड़कर पहुँच गए। केवल हाड़चाम में उसकी रुचि नहीं थी, अनन्य अनुराग और प्रेम के कारण वो चले गए, परंतु ये सूक्ष्मता जो है वो पत्नी नहीं समझ पाई और निराला जी ने जिस बोल्ड नारी को हमारे सामने रखा, रत्नावली के वचनों से आहत होकर वो ज्ञान के प्रकाश की ओर, ज्ञान के आलोक की ओर अग्रसर हुए। साक्षात सरस्वती जैसे रत्नावली में उसे दिखाई दी और अभिभूत हो गए, उसके ज्ञान चक्षु तत्क्षण खुल गए और कवि कहते हैं, जागो जागो आया प्रभात। ये सृष्टि की लिप्सा से ऊपर उठने का एक क्षण प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है जीवन में, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के चक्षु खुलते नहीं। सही बात है ना रेणुका जी? हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये तो पूरा दार्शनिक धरातल है और इस दार्शनिक धरातल पर क्रमशः वे अपने विकास की ओर अग्रसर होते हैं। कवि कहते हैं, जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरात्रि। जिस मोह में, लिप्सा में वो फंसे हुए थे, वो रात्रि अब बीत गई और शब्द रूपी क्षण ने उसकी मानस चक्षु, उसके ज्ञान चक्षु को खोल दिया। जरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल में, जरता भर ज्योतिर्मय प्रकाश से आह्लादित प्रपात माने धोध पूर्व के अंचल में बह रहा है। ज्ञान रूपी आलोक जो है वो उसे प्रभावित कर रहा है और उससे वो अभिभूत हो रहे हैं। बांधो बांधो किरणें चेतन, चेतन की किरणें जो एक मार्मिक क्षण थी, उससे हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे मानस को जो एक ज्ञान की दिशा प्राप्त हुई है, तो उसे हम उजागर करें। तेजस्वी है तम जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। इस प्रकार तुलसीदास के जीवन में एक नया मोड़ आता है, जहाँ से वे अध्यात्म की दिशा में अग्रसर होते हैं, अपने सशक्त कर्म पथ पर निकल पड़ते हैं। जड़ और चेतन के संघर्षमय अभियान। चेतन अपना अंतर है, जड़ बाहर की सृष्टि है और तमाम जड़ और चेतन के बीच संघर्ष के क्षण आते हैं, तब नया नूतन नवीन कुछ अमृत निपजता है। तो ये अभियान में चेतन की विजय श्री को
वे धारण कर लेते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास खंडकाव्य भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान का और प्रासंगिक एक ऐसा पद आख्यान निराला जी की बहुचर्चित उत्तम रचना है। तुलसीदास में तत्कालीन तत्युगीन परिप्रेक्ष्य में देशवासियों के लिए प्रेरणा और उत्थान का संदेश भी है। तुलसीदास की मूल चिंतन धारा छायावादी है, तभी तो तत्कालीन परिस्थितियों को कवि ने प्रस्तुत किया है। तुलसीदास खंडकाव्य की सफलता इसलिए है कि उसकी सुविन्यस्त कथा वस्तु, संवादों की ओजस्विता, प्रवाहिता और भाषा शैली की मधुरता तुलसीदास निराला जी की महाकाव्योचित रचना है। औदात्य पर निर्मित, उदात्त, चिंतन प्रधान, बुद्धिवादी, सांस्कृतिक एवं छायावादी अमर काव्य कृति है। तो तुलसीदास के विषय में बहुत ही संक्षेप में, समय के अभाव में आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु मैंने रखे हैं। कुकुर मुत्ता का अधिकार रेणुका जी को दे रही हूँ। आइए रेणुका जी। धन्यवाद। नैनाबेन, तुलसीदास की आप बात कर रही थी, मुझे यहाँ निराला जी की बात आपको यहाँ ध्यान दिलाना होगा जी कि जो स्थितियाँ तुलसीदास की थी वो माता पिता के प्रेम से वंचित थे जी। निराला भी माता पिता के प्रेम से वंचित थे। तुलसीदास को अपनी उम्र में एक प्रेम मिला, एक मनोवैज्ञानिक पॉइंट है आप उसमें, सही बात, कि केवल रत्नावली से ही उन्हें प्रेम मिला। निराला की जिंदगी में मनोहरा देवी आई और चली गई, वो उनका निधन हो गया। ये दोनों ही पात्र तुलसीदास वास्तव में एक तरह से निराला की ही जिंदगी है। बिल्कुल सही कहा। ये उसमें उन्हीं का ही दर्द व्यक्त हुआ है। वहाँ हम लोग देखते हैं बंगाली भाषा जानने वाले निराला को यदि किसी ने हिंदी सिखाया तो विदुषी मनोहरा देवी ने सिखाया। बिल्कुल सही है। तो निराला की रचनाओं में निराला, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वच्छंदतावादी कविता की विशेषता ही है रोमांटिसिज्म की आत्माभिव्यक्ति। बिल्कुल सही है। और वो आत्माभिव्यक्ति सर्वात्मवाद में जाती है, वो आत्माभिव्यक्ति आत्मकथानक हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ, मुझे उनकी एक रचना जो व्यंग्यात्मक है, निराला जी का स्वभाव स्पष्ट वक्ता था, वे आलोच